WWE बैश इन बर्लिन हो चुका है खत्म एंड माय गॉड टाइटल पढ़ के आप लोगों को यही बात समझ आनी चाहिए, बैंगर हो गया बर्लिन में। बैंगर इन बर्लिन इसका नाम होना चाहिए था। माय गॉड भाई, हर बार जब यूरोप में ऐसे पेपर व्यूज होंगे मैं रेडी रहूंगा। ईयरफोन्स एयरपॉड्स जो आपके पास है उसको लगा के अगर आपने शो सुना है, उसके बिना भी सुना है, हेडफोन की कोई जरूरत नहीं थी, इतना लाउड ये क्राउड था भाई। सोनी लिव वालों की वॉल्यूम भले ही लो हो सकती है, लेकिन इस क्राउड की वॉल्यूम पूरे समय पे एक बार भी लो नहीं हुई। क्या कमाल का बैंगर शो बैश इन बर्लिन रहा, जिसको रिव्यू करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई डेफिनेटली 5 मैचेस थे ट्रिपल एच के। काफी अगेंस्ट लोग बोल रहे थे कि और मैचेस होने चाहिए ऐसे शोज के ऊपर, और 5 मैचेस से क्या बात बनेगी भाई, और चीजें इसके अंदर ऐड करो। और लोग बोल रहे थे कि काफी प्रिडिक्टेबल शो होगा, जो कि ये था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से डिलीवर करा गया मैचेस के अंदर, जिस तरीके से क्राउड ने आज सपोर्ट दिया है और एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि WWE यूनिवर्स इज द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस इन द इंटायर वर्ल्ड। इससे पहले कि मैं अपने रिव्यू में जाऊं भाई, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। सुबह सुबह आप उठे हैं और साथ के साथ ही आपको मिल जाएंगी बैश इन बर्लिन की रेटिंग्स भी। तो रिव्यू सुनते ही आपको वहां पे जाना है, बिकॉज 5 में से कितने स्टार्स दिए मैंने और रोहित ने, और भी डिटेल डिस्कशन करी है इन सभी मैचेस के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग वो भी है। लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। बैश इन बर्लिन रेटिंग्स मैचेस की क्या रही हैं वो आप वहां स्पॉटिफाई पे जाके सुन सकते हैं। और ये शो स्टार्ट हुआ एक ऐसे मैच से जो कि आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट करा था, और WWE का एट द एंड में बोलूंगा ये परफेक्ट डिसीजन था इसको करने का। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। और भाई यहाँ पे स्टोरी यही थी कि केविन ओवेंस कुछ नहीं करेंगे, जो हमें अभी तक दिखाई गई। और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था, क्राउड पॉप हो रहा था शुरू से भाई, रुके नहीं है। वुमेन्स मैच पे मैं आऊंगा ना तो आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया आयुष ने, ऐसा हुआ था बैश इन बर्लिन में। बिल्कुल कमाल का क्राउड था यहाँ पे। और एक मोमेंट आती है मैच में जहां पे क्रॉस रोड्स पे भी किक आउट हो चुका है, स्टनर पे भी किक आउट हो चुका है, और कोडी रोड्स टॉप रोप से अब कोडी कटर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी लेफ्ट नी जो है वो गिव अप कर जाती है। केविन ओवेंस को फाइनली रियलाइज होता है कि कोडी झूठ बोल रहा था, उसकी नी कहीं ना कहीं इंजर्ड है, लेकिन वो उसको इंजर्ड नहीं कर पाते, उसको अटैक नहीं कर पाते, बिकॉज उनका फ्रेंड है कोडी रोड्स, वो उसको कोई ऐसे बुरे तरीके से अटैक नहीं करेंगे। और दूसरी बात, वो ये नहीं चाहते कि उनके वीक नी की वजह से उनको विक्ट्री मिले ओवर कोडी रोड्स, जैसे पहले हुआ था 8 साल पहले। और केविन ओवेंस यहाँ पे पॉप अप पावर बॉम्ब भी टीज करते हैं एप्रन के ऊपर, लेकिन कोडी पे वो लगाते नहीं है। लेकिन कोडी मारने लग जाते हैं केविन ओवेंस को कि भाई मेरी नी बिल्कुल सही है। और फाइनली एक मोमेंट आती है जब थोड़ा बहुत नी पे अटैक करते हैं केविन ओवेंस, वो भी रिंग साइड पे। लेकिन इसके बाद देखने को मिलती है कमाल की मोमेंट कि केविन ओवेंस एक टॉप रोप ब्रेन बस्टर लगाते हैं कोडी रोड्स को। और इस पॉइंट पे दोनों लोग इतना स्पेंट थे इस मैच के अंदर कि पिन फॉल यहाँ पे हुई नहीं, किक आउट कर दिया कोडी रोड्स ने। और फाइनली यहाँ पे एक किक आउट देखने को मिला क्रॉस रोड्स के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने बोला स्टनर के अगेंस्ट। लेकिन कोडी रोड्स इसके बाद 2 और क्रॉस रोड्स लगाते हैं, और जब वो अपने थर्ड क्रॉस रोड के लिए जाते हैं तो कोडी को एक स्टनर पड़ता है दोबारा से, जिस पे वो कर देते हैं किक आउट। और इस मैच को खत्म करने के लिए केविन ओवेंस एक स्वानटॉन बॉम्ब लगाना चाहते थे, लेकिन कोडी अपनी नीज को अप करते हैं, जो कि केविन ओवेंस की पीठ पे लगती है जाके सीधा। और उसके बाद किसी तरीके से वो अपनी नी का पेन झेल के उठते हैं और एक फाइनल क्रॉस रोड्स लगाते हैं केविन ओवेंस को। 1 2 3 पिन करते हैं एंड कोडी रोड्स हैज डिफीटेड केविन ओवेंस, जो कि आई डोंट थिंक किसी ने इसके अगेंस्ट कुछ भी प्रिडिक्ट करा होगा। और मैच के बाद देखने को मिलता है जहां सारे लोग इंतजार कर रहे थे एक हील टर्न का, भाई ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और इस पेपर व्यू की जो एंडिंग देखने को मिली उसके बाद आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे केविन ओवेंस जो है वो हाथ उठाते हैं कोडी रोड्स का, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, और ये मैच हो जाता है खत्म। स्टोरी जबकि इस मैच की इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन कोडी रोड्स और केविन ओवेंस ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया, एक बैंगर मैच दिया, और क्राउड का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। क्या कमाल का क्राउड था फॉर दिस ओपनिंग एट बैश इन बर्लिन। इसके बाद देखने को मिला विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए एल्बा फायर एंड आइला डॉन वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर। और जबकि मेरा इस मैच में कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं था और मैं इसको ऐसे ही देख रहा था नॉर्मली बैठ के, क्राउड ने मुझे वापस खींच लिया शो की तरफ। क्राउड ने मुझे बोला भाई कहां जा रहा है, हम इतना शोर मचा रहे हैं, इधर आओ जरा सुनो मुझे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिकॉज आज नजरें नहीं हट रही थी स्क्रीन से, क्राउड कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था। हमें मैक्सिकन वेव्स देखने को मिल रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चैंट सुनने को मिल रही हैं, जिसने इस मैच को भी काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। और ये लीड करता है जेड कारगिल के हॉट टैग की तरफ, लेकिन फाइनली ऐसा लगता है कि जो एल्बा फायर और आइला डॉन है वो जीतेंगे, रिटेन करेंगे। लेकिन मिस मैच हो जाता है, बिकॉज ऊपर से कूदती हैं एल्बा फायर आइला डॉन के ऊपर से, और बीच में बियांका के बाल पकड़ के खींच देती हैं जेड कारगिल
कार्गिल उनको बचा लेती हैं, जिसका बेनिफिट उनको मिलता है और उन्होंने यहाँ पे हरा भी दिया है हील टीम को। और एक बार फिर से WWE ने टाइटल्स को चेंज करके वापस बियांका और जेड को दे दिया है एंड न्यू WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस आर जेड कार्गिल एंड बियांका बेलेयर। शायद सिर्फ ग्लासगो में मोमेंट देने के लिए एल्बा फायर और आयला डॉन को टाइटल्स जितवाए गए थे, लेकिन एक चीज जो मेरी नहीं बदलेगी इसके बाद भी ओपिनियन में, वो ये है कि इन टाइटल्स के बारे में अभी भी किसी को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेट्स होप यहां से कुछ चीजें अब बेटर हो पाए। अगले मैच की बात करते हैं जो कि मेरे हिसाब से और काफी लोगों के हिसाब से इज द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि एक स्ट्रैप मैच होने वाला था। और सबसे बेस्ट चीज जो WWE ने यहाँ पे करी वो ये थी कि भाई वो रूल वापस ले आए पुराने वाला, जहां पे आपको टर्न बकल को मारना पड़ेगा और जब आप चारों लाइटें अपनी ऑन कर दोगे बिना कोई गैप के, तभी वो मैच आप जीत सकते हो। क्योंकि उसके अलावा तो ये सिर्फ एक पिनफॉल सबमिशन वाला ही मैच बन जाता है, लेकिन आपको भाई यहाँ पे स्ट्रैप यूज करना होता है। तो ये चीज काफी बढ़िया थी। और ऑब्वियसली CM पंक उस रूल वाले मैच में पहले भी हो चुके हैं अगेंस्ट उमागा, तो उनका ये कहीं ना कहीं आइडिया ही रहा होगा। और ये मैच भाई मैं क्या ही बोलूं, इसके अंदर इतनी मोमेंट्स थी, सीधा इसको डिस्कस करते हैं। क्राउड एकदम पॉप कर रहा है, ड्रू मैकिंटायर लाइव $1 मिलियन लग रहे हैं अपनी इस गेटअप के अंदर। वो आते हैं, एंट्रेंस जो उनकी है, जो रिएक्शन CM पंक को भी यहाँ पे मिला, और ड्रू मैकिंटायर मैच स्टार्ट होने से पहले CM पंक को अटैक कर देते हैं। लेकिन फाइनली वो मैच को स्टार्ट करते हैं रेफरी को गुस्सा कर करके, जब वो पंक और अपने हाथों में जो है यहाँ पे इस ट्रैप को बांध लेते हैं। लेकिन CM पंक बहुत ही जल्दी इस मैच के अंदर एक गो टू स्लीप लगा देते हैं, जहां पे ऐसा लगता है कि उनको मौका मिला टर्न बकल्स को टच करने का, लेकिन वो कहते हैं भाई इतनी जल्दी क्या हो गई, अभी तो इसको डिस्ट्रॉय करना है, वो मेरा मेन गोल है। स्ट्रैप मैच तो चल ही रहा है, उसको आराम से चलाएंगे। और डेफिनेटली ये जो स्ट्रैप के शॉट्स थे भाई कोई आसान काम नहीं है। क्लियरली लग रहा था, पंक के चेहरे पे दिख रहा था जो पेन उनको हो रहा था इससे, और उनका खून निकलना स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट पे एक मैच के, जिसके बाद उनको एक क्लेमोर किक भी पड़ती है और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे 3 लाइटों को ऑन कर लेते हैं और ऐसा लगता है वो जीत सकते हैं। बट पंक रिंग के बाहर जाते हैं, स्ट्रैप खींचते हैं और ये जो स्टील चेयर एक टर्न बकल पे लगी हुई थी उसमें जाके गिरते हैं ड्रू मैकिंटायर सीधा। इसके बाद देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर एक टेबल सेटअप हो रखी होती है बिल्कुल ही एप्रन के पास, और CM पंक वहां पे थे अंदर रिंग के, और ड्रू मैकिंटायर स्ट्रैप का यूज करके पंक को उठाते हैं और सीधा थ्रू द टेबल फेंक देते हैं। वो एक बहुत ही अमेजिंग स्पॉट था जिस तरीके से पंक को टेबल पे फेंका गया। ये यूजुअली इस तरीके की टेबल स्पॉट्स हमें WWE में देखने को मिलते नहीं है, मुझे वो भी बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे भाई ड्रू मैकिंटायर को लगता है कि मैं तो जीतने वाला हूं, और वो अपने कंधे पे CM पंक को रखते हैं और एक एक करके जो है सारे टर्न बकल्स की लाइट ऑन करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि उनके कंधे पे लटका हुआ CM पंक भी वो हर एक टर्न बकल को ऑन कर रहा है। और जब 3 टर्न बकल्स की लाइट चल जाती है तो चौथे के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन वहां तक पहले पहुंचेगा। ये बहुत ही कूल मोमेंट दी गई थी। और उसके बाद CM पंक एक शार्प शूटर लगा देते हैं मैकिंटायर पे, जिसपे वो टैप आउट भी कर जाते हैं। तो जबकि यहाँ पे पिनफॉल सबमिशन से आप नहीं जीत सकते, ड्रू मैकिंटायर टैप्ड आउट टू CM पंक एट बैश इन बर्लिन। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि फाइनली वो एक ऐसा जो अपना वेपन ड्रू मैकिंटायर हर बार निकाल लेते हैं CM पंक के सामने, जिसकी वजह से वो समर स्लैम में भी जीते थे, वो है उनका ब्रेसलेट जिसपे AJ ली और लैरी यानी कि पंक के डॉग का नाम है। और यहाँ पे बेसिकली एक और क्लेमोर किक पड़ती है CM पंक को। मुझे लग रहा था ये रिवर्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद CM पंक आते हैं वापस इस मैच में, फाइनली उनको थोड़ा मोमेंटम मिलता है और 2 बार वो गो टू स्लीप यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद 2 टर्न बकल्स को ऑन कर देते हैं। और ये था फाइनली वो कमबैक जो CM पंक को चाहिए था। और उसके बाद एक और GTS लगाते हैं, एक और टर्न बकल को मारते हैं, और इस पॉइंट पे मुझे पता लग गया था कि हम काफी क्लोज है मैच की एंडिंग के। और CM पंक चौथे टर्न बकल को भी ऑन करने से पहले एक और चौथी GTS लगाते हैं और CM पंक ड्रू मैकिंटायर के हाथ से उस ब्रेसलेट को पहले बाहर निकालते हैं और फिर मारते हैं इस चौथे टर्न बकल पे। एंड CM पंक हैज वॉन द स्ट्रैप मैच एट बैश इन बर्लिन। इस पूरे टाइम पे जो क्राउड का सपोर्ट था इस मैच में वो अनबिलीवेबल था भाई। आप लोगों को कोई रिव्यू यूट्यूब पे इस मैच को जस्टिस करके नहीं दे सकता, जाके देखना पड़ेगा अगर बैश इन बर्लिन को आपको सही से इस मैच को एंजॉय करना है। बहुत ही बढ़िया मुझे मैच लगा और अब देखते हैं आगे की कैसे स्टोरी और भी आगे कंटिन्यू हो सकती है। बैड ब्लड में हेल इन अ सेल मैच के रूमर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद देखने को मिला है मिक्स टैग टीम मैच, रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन, जो कि इकलौता शायद सरप्राइजिंग रिजल्ट था मेरे लिए शो के ऊपर। लेकिन भाई वाओ व्हाट एन एंट्रेंस यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को। भाई ये लोग ना, मतलब मैं कहता हूँ आपको भाई, अगर इंडिया में भी साल में एक बार एक PLE WWE करती है तो सोचो हम जाएंगे वहां तो कितना शोर मचाएंगे। अब आज हमारी बचेगी नहीं आगे उसको रिव्यू करने के लिए जब हम बाहर निकलेंगे अरीना से। और बिल्कुल वैसा ही आज जर्मनी के इस क्राउड ने भी करा बैश इन बर्लिन के अंदर।
अमेजिंग था। और जबकि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ये मैच थोड़ा फ्लैट चल रहा है, लेकिन जब इसने पिकअप करना स्टार्ट किया, भाई क्या कमाल कर दिया इन्होंने, 4 चांद लगा दिए इस मैच के अंदर भी। और जो सबसे कूल मोमेंट इस पूरे मैच में थी, जो लोग देखना चाहते थे कि रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय करें, और ऑलमोस्ट उनको रिंग साइड पे यहाँ पे टर्न बगल के पास चोकआउट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो उन पे रिपटाइड नहीं लगा पाई, वो एक अधूरी चीज रह गई। लेकिन रिपटाइड ना सही, डबल रेजर एज देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रीस्ट और रिया ने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। और जजमेंट डे की इंटरफेरेंस इस मैच में ना होती ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। और यहाँ पे देखने को मिलता है भाई एक बहुत ही कमाल का सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब, जो कि लिव मॉर्गन लगाती है रिया के ऊपर आउटसाइड द रिंग, और ये पावर बॉम्ब सीधा वो बैरिकेड में जाकर रिया रिप्ली टकराती है। बहुत अच्छी मोमेंट थी, लेकिन इनको फाइट करना पड़ रहा था जजमेंट डे को रिंग साइड पे। और यहाँ पे बैलर आते हैं, स्लिंग ब्लेड लगाते हैं डेमियन के ऊपर, जो अलाउ करता है डोमिनिक को टू हिट अ 619 और एक स्प्लैश। यहाँ मुझे ऑनेस्टली लग रहा था मैच खत्म हो जाएगा, बट डेमियन प्रीस्ट ने किक आउट कर दिया। बहुत ज्यादा वो सरप्राइजिंग था वहां पे मेरे लिए। और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट को जो गुस्सा चढ़ा, उन्होंने ले भाई झपाट तपाट मचा दी जजमेंट डे की रिंग साइड पे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद लिव मॉर्गन को इशारा करा कि देख ले भाई तेरे पीछे कौन खड़ा है, और रिया रिप्ली को मौका मिलता है कि रिप टाइड लगाने का लिव मॉर्गन के ऊपर। और जिस तरीके से रिया रिप्ली ने पिन करा भाई, वो स्क्रीनशॉट ही आपका जो है इंटरनेट ब्रेक करने के लिए काफी है। ये लो भाई नेटफ्लिक्स, ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें मंडे नाइट रॉ 2025 में। लेकिन डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली यानी कि टेरर ट्विंस ने इस विक्ट्री को हासिल करा है, जो कि मेरे लिए सरप्राइज है। और फिर से उनको यहाँ पे विक्ट्री दी गई है, तो भाई मजेदार। दोनों ने अपने टाइटल्स हारे थे समर स्लैम में, तो ये रिवेंज तो उनको मिलना था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था ऐसा होगा। मजा बहुत आया। और फाइनली शो का मेन इवेंट, भाई मेरे हिसाब से ना WWE को बिल्कुल परफेक्ट पता होता है कि कौन सा मैच कहाँ काम करेगा। ये 5 मैच वाले शोज जब से हुए हैं, भाई पहले ही परफेक्ट सिनेरियो बना लेते हैं कि कहां पे क्या सूट करेगा। और गुंथर और रैंडी ऑर्टन का ये मेन इवेंट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, ये मैच जाएगा हिस्ट्री में एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट्स जो कि इस नई एरा में हुआ है। बिकॉज गुंथर का जबकि होम टाउन जर्मनी तो नहीं है उनकी होम कंट्री, लेकिन ऑब्वियसली वो वहां से बिलोंग कर रहे हैं, वो सबसे क्लोज हैं जर्मनी क्राउड के साथ। लेकिन रैंडी ऑर्टन का जो सपोर्ट था भाई क्राउड की तरफ से, अनबिलीवेबल था भाई। ऑर्टन को ना खुद ऐसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कर रहा है क्राउड। वो अपने भाई रेड ट्रंक्स पहन के आए हैं, जो कि काफी रेयर ओकेजन्स पे ऑर्टन लेके आते हैं, और सबको लग रहा था कि क्या ये टाइटल जीतेंगे आज यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट, मैक्सिकन वेव रुकी नहीं इस पूरे मैच के अंदर, और बीच बीच में गुंथर को भी इशारा कर रहे थे रैंडी ऑर्टन, भाई ये क्या कमाल है, मजा आ गया, तेरे को भी ऐसा ही लगता है ना, लड़ाई तो करेंगे लेकिन इसको थोड़ा एंजॉय तो करें इस मोमेंट को। बहुत ही जबरदस्त था भाई। अब इस मैच की भी बात करते हैं भाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जिस तरीके से एंडिंग देखने को मिली और पूरा मैच था, पसंद तो मुझे पता सबको ही आया और आना भी चाहिए था। लेकिन इस मैच को जो क्राउड ने सपोर्ट दिया ना, उसको जरूरत बहुत ज्यादा थी। बिकॉज कुछ कुछ मोमेंट्स में जब ये मैच स्लो हो रहा था, क्राउड शांत नहीं हो रहा था, क्राउड कह रहा था पेस पिकअप करो और आगे चलो। और इसीलिए मैच के एंड तक इसके साथ साथ प्ले करते करते गुंथर और रैंडी ऑर्टन पूरे तरीके से स्पेंट हो चुके थे, उनमें कोई जान नहीं बची थी इस मैच को देने के बाद। तो यहाँ पे पूरे मैच में गुंथर अपनी राइट आर्म को सेल कर रहे थे, और उसकी वजह से जो है काफी सारे मूव्स वो सही से लगा भी नहीं पा रहे थे। और देखने को मिलता है कि फाइनली जैसे वो पावर बॉम्ब के लिए लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्टन को, वो लगा नहीं पा रहे, बहुत ही मुश्किल से फाइनली जाके एक पावर बॉम्ब उनको लगता है। लेकिन उसके बाद ही उनको एक आरकेओ पड़ जाती है, और यहाँ पे किक आउट हो जाता है आरकेओ के ऊपर। सारे लोग विश कर रहे थे शायद वहां पे पिन हो जाएगा, लेकिन एक आरकेओ में तो गुंथर हारने वाला नहीं है, ये बात आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद रैंडी ऑर्टन को समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। तो पहले तो एक साइड स्लैम लगाते हैं स्टील स्टेप्स के ऊपर, उसके बाद दूसरा स्टील स्टेप्स लगाते हैं, गुंथर को लेके आते हैं और एक बड़ी साइड स्लैम लगाते हैं थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। यूजुअली रैंडी ऑर्टन अनाउंसर्स टेबल के ऊपर बंदे को फेंकते हैं, आज तो इतनी हाइट से फेंका, वो भी स्टेप्स पे चढ़ के, कि टेबल ही वहां पे टूट गई। और फाइनली रैंडी ऑर्टन के पास वो मोमेंट थी कि वो आके गुंथर को एक और आरकेओ अगर लगा दें तो यहाँ पे जो है गुंथर हार जाएंगे। लेकिन उस आरकेओ को रिवर्स कर लिया गया, और रैंडी ऑर्टन जैसे ही अपनी बैक पे गिरे, गुंथर ने मौका नहीं छोड़ा, पीछे से आके उनको चोक करा, और रैंडी ऑर्टन ने बहुत मुश्किल से उसको भी ब्रेक किया, लेकिन गुंथर ने वापस से चोक लगा दिया, और इस बार पूरे तरीके से उनको जकड़ भी लिया, और रैंडी ऑर्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो हो गए पास आउट। रेफरी ने उनका हाथ पकड़ा जो लगा सीधा मैट पे जाके, एंड दिस मैच ड्यू टू रेफरी स्टॉपेज। आई डोंट नो माइकल कोल ने क्यों बोला रैंडी ऑर्टन टैप्ड आउट, मुझे तो टैप कहीं दिखा नहीं, लेकिन मैच यहाँ पे रोक दिया क्या, बिकॉज रैंडी ऑर्टन पास आउट हो गए, और गुंथर यहाँ पे अभी भी है WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, क्राउड जो सब कुछ हो सकता था। आई नो कि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन के पास वो टाइटल आए, जो कि आएगा,
लेकिन अभी वही टाइम है कोडी रोड्स की तरफ जाने का, बिकॉज इस मैच के एंड में जो देखने को मिला कैसे रैंडी ऑर्टन हाथ मिलाते हैं गुंथर के साथ और वहां से जाते हैं, तो ये एंडिंग है परफेक्ट। और सेम चीज कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के साथ भी देखने को मिली। तो बैड ब्लड के लिए कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन की जो राइवलरी चलने वाली है, उम्मीद करते हैं कि वो कोडी और रैंडी दोनों के लिए बहुत पॉसिबली बेस्ट सोल्यूशन होंगे। तो ये था आपका बैश इन बर्लिन का रिव्यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे जरूर दें, और असली अखड़ा स्पॉटिफाई पे आप सीधा चले जाओ भाई लिंक क्लिक करके, बिकॉज मैच रेटिंग्स आपको वहां पे सुनने को भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।